नमस्कार दोस्तों, क्या भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी तख्ता पलट होने जा रहा है? क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले कुछ महीने में भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं लगभग सबके अंदर तख्ता पलट हो चुका है और पिछले 2 दिनों से नेपाल की सड़कों पे भी लोग उतरे हुए हैं और ये कोई 1-2 हजार की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में नेपाल के लोग प्रोटेस्ट करने पर उतर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार नेपाल के लोग सड़कों पर क्यों हैं, ऐसी कौन कौन सी मांग है जो कि नेपाल की सरकार पूरा नहीं करना चाहती और कुछ हद तक तो ये भी देखने को मिला है कि नेपाल के लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है उसके बीच में योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी दिखाई दी हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ को भी नेपाल के लोग मांग रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार इन दिनों नेपाल के अंदर क्या चल रहा है, कितने लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसी कौन कौन सी डिमांड्स हैं जिनको नेपाल की सरकार पूरा नहीं कर रही है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, नेपाल में पिछले 2 दिनों से क्या चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और इसके अंदर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। पर इस आंदोलन की सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर 13 साल से लेकर 28 साल के युवा ज्यादातर शामिल हुए हैं और इस आंदोलन को नाम दिया है जेन जी आंदोलन। इस आंदोलन में युवाओं के द्वारा कई प्रकार की डिमांड्स रखी गई हैं, उनको हम एक एक करके जानेंगे। पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है। तो 20 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है इस आंदोलन के अंदर और 400 से भी ज्यादा लोग जो हैं बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। और अब नेपाल की सरकार के द्वारा ये तक आदेश दे दिया है कि इनकी बात तो हम मान रहे हैं और अगर उसके बाद भी कोई भी प्रदर्शनकारी सड़क पर नजर आता है तो नेपाल की सरकार ने शूट एंड साइड के ऑर्डर रिलीज किए हैं, यानी कि देखते से ही गोली मारने का आदेश तक दे दिया है। आप यहां पर इस पोस्टर को जरा देखिए, नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट करने वाले इस लड़के के हाथ में जो आपको पोस्टर दिखाई दे रहा है, इसमें नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली शर्मा, इन्हें चोर कहा गया है। कई प्रकार के नामकरण इनके कर दिए गए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में लोग जो हैं सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। राजधानी काठमांडू के अंदर अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब ये केवल जो प्रोटेस्ट हो रहा है केवल नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर नहीं है बल्कि कई सारे क्षेत्र के अंदर हो रहा है, उनके बारे में भी जानेंगे। अब मैं आपको यहां पर एक एक पॉइंट बताने जा रही हूं जिसके चलते नेपाल की जनता नेपाल की सरकार से बहुत ज्यादा परेशान है। सबसे पहला रीजन है नेपोटिज्म। ये नेपोटिज्म वाला रूल आपको भारत के अंदर भी दिखाई देगा। राजनीति में अगर मैं राजनीति में हूं तो मेरे बच्चे भी राजनीति में हैं, मेरे काका जी भी राजनीति में हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि परिवारवाद वाली जो राजनीति है वो नेपाल के अंदर भी बहुत ज्यादा है। भाई भतीजावाद जिसे कहते हैं नेपोटिज्म। और अभी कुछ समय से क्या हो रहा था, नेपाल के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर सब तरफ जो है कुछ वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे। वीडियो किस प्रकार के, नेपाल के अंदर जो नेता हैं उन नेताओं के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, विदेश में घूमने के लिए जाते हैं, ब्रांडेड सामान यूज करते हैं, उनकी शान और शौकत की पार्टियां सभी की सभी कहां दिखाई जा रही थी, सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी, जिसके बाद बहुत ज्यादा हंगामा होने लगा और नेपाल के अंदर एक कैंपेन शुरू हो गया था जिसका नाम दिया गया था नेपो बेबी। यह कैंपेन पहली बार नेपाल के अंदर नहीं चला है, इससे पहले फिलीपींस के अंदर भी चला था, इंडोनेशिया में भी चला था और अब चल रहा है नेपाल के अंदर। तो ये भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं चलना चाहिए, क्योंकि भारत में जब आप बॉलीवुड में चले जाओ या फिर कई सारी ऐसी पार्टीज हैं भारत के अंदर उनमें चले जाओ तो वहां पे भी नेपोटिज्म बहुत ज्यादा मात्रा में है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए लाखों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे उनमें से 12,000 से ज्यादा लोगों के द्वारा क्या किया गया था, नेपाल की संसद को घेर लिया गया था। ये आपको दिखाई दे रही है नेपाल की संसद, जिसको बुरी तरीके से जला दिया गया है, इसके अंदर आग लगा दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये है कि बड़े बड़े घोटाले यहां पर हुए और इस घोटाले से पहले आप जरा यहां की तस्वीर को देखिए। योगी आदित्यनाथ की डिमांड को लेकर भी यहां पर तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि हमें केपी ओली शर्मा नहीं चाहिए, हमें चाहिए योगी आदित्यनाथ। तो इनकी डिमांड्स भी बहुत ज्यादा चल रही हैं। और दूसरा, आप सभी जानते हैं कि आज की जो यूथ है वो सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर डिपेंड है तो वो है सोशल मीडिया।
और नेपाल की सरकार ने अब तक 28 से ज्यादा जो सोशल मीडिया ऐप हैं उनको बुरी तरीके से बैन कर दिया है। यानी कि नेपाल के अंदर अब से यूट्यूब नहीं चलेगा, फेसबुक नहीं चलेगा, इंस्टाग्राम नहीं चलेगा, ट्विटर नहीं चलेगा, व्हाट्सएप नहीं चलेगा। जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं उन्हें पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तभी तो जेन ज़ी जो आंदोलन चल रहा है इसमें 13 साल से 28 साल के व्यक्ति ही शामिल हैं, यानी कि युवा हैं। वो कहते हैं चाहे आटा मिले ना मिले, डाटा जरूर से मिलना चाहिए, और डाटा कहाँ इस्तेमाल करें उसके लिए तो कुछ होना चाहिए। तो 28 ऐप को बैन कर दिया है, और अभी अगर नेपाल के अंदर कुछ चल रहा है तो केवल एक ऐप चल रहा है जिसका नाम है टिकटॉक। आप सभी जानते हैं टिकटॉक भारत के अंदर बैन कर दिया था गलवान झड़प के बाद में, और अब जो है यहाँ पर केवल क्या चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है, और टिकटॉक के जरिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब दूसरे पॉइंट को आप जरा जानिए। 4 साल में 3 बड़े घोटाले नेपाल के अंदर हुए थे। 2021 के अंदर 54,600 करोड़ का स्वैप घोटाला हुआ, 2023 के अंदर 13,600 करोड़ का ऑपरेटिव घोटाला हुआ, और 2024 के अंदर 69,600 करोड़ का ऑपरेटिव घोटाला हुआ। और इतने घोटाले देखने के बाद युवाओं में सरकार के प्रति क्या हो गया, आक्रोश लगातार बढ़ता गया। कल के दिन यानी कि 8 सितंबर के दिन युवाओं के द्वारा काला दिन मनाया गया, यानी कि ब्लैक डे कहा गया है, ब्लैक मंडे कहा गया है, और केपी ओली शर्मा को हत्यारा तक बता दिया गया है नेपाल के द्वारा। इसके साथ ही तीसरा बड़ा पॉइंट कहा गया है सियासी अस्थिरता। 5 साल में 3 सरकारें आई, यानी कि जुलाई 2021 में शेर बहादुर देववा पीएम रहे, फिर 2022 में प्रचंड पीएम बन गए, और फिर 2024 के अंदर केपी ओली जो है यहाँ के क्या बन गए, पीएम बन गए। अब यहाँ कोई नई बात देखने को नहीं मिल रही है, आप जरा सुनिए। 2008 के अंदर नेपाल के अंदर पहली बार क्या हुआ, लोकतांत्रिक सरकार बनी। 2008 से पहले नेपाल के अंदर क्या हुआ करती थी, राजशाही शासन हुआ करता था, यानी कि राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। 2008 के अंदर पहली बार जो है चुनाव हुए, लोकतंत्र के जरिए सरकार बनी, और 2008 से लेकर अब तक 2025 तक जो है कितने प्रधानमंत्री बन गए, 13 प्रधानमंत्री बन गए 17 सालों के अंदर। तो आप देखिए राजनीतिक अस्थिरता तो बहुत ज्यादा है, लगातार पीएम पे पीएम यहाँ चेंज होते रहे, इससे ज्यादा कुछ यहाँ होना धरना नहीं बचा। अब इसके साथ ही देखिए बेरोजगारी, आर्थिक असमानता। बेरोजगारी 2019 के अंदर 10.39% थी, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है, और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। महंगाई 2019 के अंदर 4.6% थी, अब 5.2% हो गई है, और पूरे नेपाल के अंदर तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं, उनमें से 3 करोड़ में से 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास 56% से ज्यादा संपत्ति है, यानी कि बाकी सारे क्या है, गरीबी में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। इसके अलावा विदेशी दबाव, ओली जब से सत्ता में आए, यानी कि केपी ओली शर्मा जो कि आज नेपाल के अंदर पीएम हैं, जब से ये सत्ता में आए थे तब से इनका झुकाव सबसे ज्यादा किस तरफ है, चाइना की तरफ है। और चाइना की तरफ झुकाव होने के बाद में जो है फैसले लगातार बदलते गए। कुछ समय पहले की जो सरकार थी उन्होंने फैसले लिए थे अमेरिका के दबाव में, अभी जो सरकार फैसले ले रही है वो चाइना के दबाव में ले रही है। इसीलिए केवल नेपाल में टिकटॉक चल रहा है, और बाकी सारे के सारे जो है ऐप उनको बुरी तरीके से बैन कर दिया। और आज के युवा इस सारी बातों को समझते हैं, इसलिए नेपाल के युवाओं का कहना है कि नेपाल को केवल मोहरे जैसा इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है बड़े बड़े विदेशों की तरफ से। दूसरा एक और पॉइंट आप जानिए, भारत से बढ़ती दूरी। नेपाल के अंदर 2 टाइप के व्यक्ति हैं, कुछ का कहना है कि नेपाल भारत से दूरी बनाए अच्छा है, और कुछ का कहना है कि भारत के साथ में दूरी बनाना अच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि नेपाल के अंदर टोटल 3 करोड़ प्लस लोग हैं, और 3 करोड़ लोग यानी कि आज हमारी राजधानी दिल्ली के से भी लगभग कम माने जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी नेपाल से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। इन 3 करोड़ में से 80 लाख से ज्यादा व्यक्ति जो हैं भारत के अंदर रोजगार प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। आप बड़े बड़े मेट्रो सिटीज के अंदर चले जाइए, बड़े बड़े हॉस्टल के अंदर चले जाइए, वहां पर खाना बनाते हुए, गार्ड की नौकरी करते हुए, कई प्रकार का रोजगार प्राप्त करने के लिए नेपाल के लोग भारत में रहते हैं। और इसलिए नेपाल के कुछ लोगों का कहना है कि भारत के साथ में तनावपूर्ण रिश्ते रखना सही नहीं है, और ऐसा कर रही है केपी ओली शर्मा की सरकार। क्योंकि क्या हुआ था, केपी ओली शर्मा के द्वारा 2022 के अभी आखिरी में भी और अभी 2024 के दिसंबर में भी एक नक्शा जारी किया गया, और उस नक्शे में दिखाया गया कि भारत के उत्तराखंड के अंदर जो लिपुलेख दर्रा है,
जो कि नेपाल की बॉर्डर के साथ लगता है, उससे नेपाल लगातार बोलते आ रहा है कि ये हमारा क्षेत्र है। और ऐसा बोलना मतलब चीन के साथ में नजदीकी बढ़ना और भारत के साथ में दूरी बढ़ाना दिखाता है। इसीलिए जो है नेपाल के लोग इस बात को लेकर भी परेशान हैं कि नेपाल को दोनों ही देशों से अपने रिश्ते अच्छे करके चलने चाहिए, ना कि बिगाड़ने चाहिए। आप देखिए, ये रहा नेपाल, ये रहा भारत और ये रहा चाइना। इसलिए नेपाल एक छोटा देश है और दोनों देशों की तरफ से अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, जिसको लेकर भी वहां के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। अब आप देखिए, नेपाल के 7 शहरों के अंदर अब तक कर्फ्यू लग चुका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, इसके पास में ही एक शहर है पोखरा, दमक, इटहरी, बीरगंज, भैरहवा और बुटवल। इन सारे क्षेत्रों के अंदर प्रदर्शनकारी लगभग फैल चुके हैं और प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा फैल रहे हैं जिसके चलते भारत को भी अपनी सीमा सुरक्षा को बढ़ाना पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए, नेपाल के साथ में भारत की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर की, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल है। अगर ये लोग यहाँ पर ज्यादा प्रदर्शनकारी शामिल होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो भगकर कहाँ आएंगे? भारत के अंदर ही आएंगे। और इससे पहले भी कई सारी बातें निकल के आई थी कि नेपाल से लगातार घुसपैठी भारत में आते रहे हैं, ड्रग्स, इन सभी चीज़ों की तस्करी यहाँ पर होती रही है और आतंकवाद जैसे क्षेत्र में भी गतिविधियां देखने को मिली है। इसीलिए भारत ने क्या कर दिया है, बिहार के 7 जिलों को पूरी तरीके से वहां पर बाड़ लगाने का काम किया है, यानी कि बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया है। बिहार के 7 जिले जैसे चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, ये सारी की सारी बॉर्डर को सील कर दिया है और यहाँ पर एसएसबी तैनात हो चुकी है, यानी कि सीमा शस्त्र पुलिस बल जो है उसे पूरी तरीके से तैनात कर दिया है और वो लगातार यहाँ से आने जाने वाले लोगों की क्या कर रही हैं, कड़ी तलाशी लेने का काम कर रही है। अब आप जरा यहाँ पे भी नजर डालिए कि भारत, ये आपको दिखाई दे रहा है, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसने एक प्रधानमंत्री रख रखा है जो केवल माफी मांगने का काम करता है, डमी प्रधानमंत्री, बाकी सारी के सारे फैसले लेने का काम करता है एक आतंकवादी जिसका नाम क्या है, आसिफ मुनीर। तो यहाँ पे भी राजनीतिक अस्थिरता आपको दिखाई देती है, आतंकवादियों का देश है। दूसरा, आप यहाँ पर देखिए, श्रीलंका के अंदर कुछ समय पहले तख्तापलट हो चुका था, म्यांमार के अंदर भी तख्तापलट हो चुका है, बांग्लादेश के अंदर भी अगस्त 2024 के अंदर तख्तापलट हो चुका है और अब बारी है नेपाल की, क्योंकि युवा लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि सोशल मीडिया ऐप को बैन करने के चलते बहुत ज्यादा परेशान हैं, भ्रष्टाचार के चलते बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि 3 करोड़ में से 1,43,00,000 से ज्यादा लोग जो हैं किसका इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनकी जीविका पूरी तरीके से उस ऐप के जरिए ही चलती है। तो 1,43,00,000 लोग पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है नेपाल के अंदर। आप देखिए, संसद के ऊपर चढ़े हुए हैं लोग जो कि यहाँ पर आग लगाने का काम करते आए हैं। अब आप देखिए कि नेपाल के अंदर ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई प्रकार के प्रोटेस्ट हो चुके हैं। कुछ समय पहले से ही नेपाल के अंदर एक नए प्रकार का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जब वहां पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था तो राजा नारायण शाह के द्वारा इस बात को कहा गया था कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और इस आने वाले टाइम में भी हम इस बात की पुष्टि करेंगे। जब यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार आ गई तो अब लोगों का कहना है कि आप इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। अब दूसरी बात को आप जरा जानिए कि नेपाल में जो लगातार मौत हो रही है उसके बाद में कैबिनेट की बैठक को बुलाया गया और बैठक होने के बाद में केपी ओली शर्मा के द्वारा कई प्रकार के बयान दिए गए। उनके बयान को जानने से पहले आप जरा ये बयान जानिए, नेपाल के जो पूर्व वित्त सचिव हैं रामेश्वर खनाल, इनके द्वारा क्या कहा गया, ये बहुत गंभीर बात है, इसे ध्यान से सुनिएगा। युवा सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताते हैं, यह बंद होने से उनकी जुबान भी बंद हो गई है, बोल न पाने के बाद वे सड़कों पर उतर आए हैं। अगर जेन-जी आंदोलन तेज हुआ, सुनिए जरा, अगर जेन-जी आंदोलन तेज हुआ तो यह आंदोलन श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थिति बना देगा और ऐसी स्थिति बनने में टाइम नहीं लगने वाला। युवाओं के द्वारा इस आंदोलन से जुड़ने के लिए अपील की गई और ये आपको QR कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जिससे कहा गया है कि आप इस आंदोलन में जुड़ सकते हैं। दूसरा, वहां के लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि युवाओं का कहना है कि अगर हम बोल भी रहे हैं तो सरकार हमारा बोलना छीन रही है, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी भी छीनना चाहती है। तो ऐसी सरकार हमें कतई नहीं चाहिए। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट और आप समझ सकते हैं कि 20 से ज़्यादा स्टूडेंट की मौत हो चुकी है
400 से भी ज्यादा घायल हो चुके हैं। अब केपी शर्मा ओली के द्वारा कहा गया कि ठीक है, हमने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रोक लगाई थी अब उन्हें हटा देते हैं। अब हुआ क्या था, सोशल मीडिया पर रोक लगाने के पीछे की वजह भी आप जरा जान लीजिए। जिन 28 एप्लीकेशन को बैन किया गया था, तो नेपाल की सरकार का कहना है कि वहां का जो कंटेंट है वो बहुत बुरा होता है, जिसकी वजह से बच्चे आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि उन कंटेंट में फंस के रह जाते हैं। गलत बातों को वहां पर फैलाया जाता है, गलत कंटेंट को दिखाया जाता है। इसलिए कुछ शर्तें रखी गई थी इन सोशल मीडिया ऐप के सामने, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब के सामने, कि अगर ये शर्त, ये नियम का अगर आप पालन करते हैं तो आपको यहाँ पर चलाने दिया जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा। कुछ समय दिया गया, उसके बाद भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, केवल टिकटॉक ने करवाया। टिकटॉक इनके पैरामीटर में फिट बैठा, इसलिए टिकटॉक चल रहा है, और बाकी सबको बैन कर दिया। इनका सीधा सा कहने का अर्थ है कि अश्लीलता फैलाने वाला एक भी ऐप नेपाल के अंदर नहीं चलने वाला। अब ये लगातार जो है डिमांड पे डिमांड किए जा रहे हैं, तो क्या ये एप्लीकेशन वापस से चला देना चाहिए, और नेपाल की जो जनता कर रही है वो सही है या गलत, आप जरूर से लिखिएगा, क्योंकि दुनिया भर में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लग चुके हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में आज भी यूट्यूब नहीं चलता है, गूगल नहीं चलता है, फेसबुक नहीं चलता है, ट्विटर भी नहीं चलता है, और रीजन है राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से स्थायी बैन लग चुका है, लोकल ऐप वहां पर चलते हैं। ईरान की हम बात करें तो फेसबुक, ट्विटर, IG और WA नहीं चलता है, क्योंकि वहां पर विरोध आंदोलन होता है। अरे ईरान के अंदर विरोध आंदोलन होगा कहां से, वहां की तो एक टीम बनी हुई है पूरी। विरोध आंदोलन करो आप, अगर कोई इकट्ठा भी हो गए 15 व्यक्ति और बोल रहे हैं कि हम आंदोलन करने वाले, उससे पहले तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। उसके अलावा तुर्की की हम बात करें तो वहां पे भी यूट्यूब नहीं चलता है, उसका रीजन है आतंकवाद सुरक्षा। भाई आतंकवाद सुरक्षा काहे की करनी है तुर्की वालों को, तुर्की वैसे ही 10वीं फेल है, और यहाँ की अगर हम बात करें तो तुर्की तो वैसे ही पाकिस्तान का समर्थन करता है, तो आतंकवादी तो तुम खुद ही लाके बसाना चाहते हो और बोलते हो कि हम इसको बैन कर रहे हैं। मिस्र की बात करते हैं तो ऐप भी यहाँ पर बैन है। पाकिस्तान, और पाकिस्तान का सुनो, पाकिस्तान बोल रहा है कि धार्मिक कारण और अश्लीलता फैलने की वजह से हम यूट्यूब और टिकटॉक को बैन करते हैं, पर फैसला कुछ समय बाद वापस लेना पड़ गया था, जैसा नेपाल वालों को लेना पड़ रहा है। रूस की बात करें तो युद्ध प्रोपेगेंडा की वजह से फेसबुक, IG और ट्विटर को बैन कर दिया गया है। भारत के अंदर क्या बैन है, भारत के अंदर भी 26 एप्लीकेशन को बैन किया गया था, और सबकी सब कहाँ की थी, चाइना की थी भाई। टिकटॉक था, याद है कि भूल गए, टिकटॉक जब मर चुका था तो बड़े वीडियो बनाए थे आप सभी लोगों ने, है कि नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की, और आप नेपाल के बारे में जो भी सोचते हैं कि वहां के प्रदर्शनकारी सही कर रहे हैं या गलत, जरूर से लिखिएगा। हम आपके काम की बात करते हैं। अगर इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर आपको नौकरी लगना है, जैसे कि एयरटेल हो गया, पेटीएम हो गया, अमेजन हो गया, जो भी कंपनी आपको दिखाई दे रही है, अगर आप नौकरी लगना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कोर्स यहाँ पर ज्वाइन करना है, जिसके थ्रू आप नौकरी लग सकते हैं। 91,000 से ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी नौकरी लग चुके हैं, यहाँ पर उनकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं, और इनकी जो सालाना सैलरी है वो 47 लाख से भी ज्यादा है ना। तो अच्छी खासी इनकी जो है नौकरी लग चुकी है, और आप भी नौकरी लग सकते हैं। एक ही कोर्स आपको लेना होगा, 200 से भी ज्यादा प्रकार के कोर्स, 1 कोर्स 1 सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको डाटा साइंस, AWS, CC, जावा, पाइथन सब कुछ सिखाया जाएगा। और ये कहाँ पर मिलेगा, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, जिस पे आप टैप करेंगे तो वहां पर एक लिंक दी गई है। लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID का ऑप्शन दिखाई देगा जो आपको डालना है, और इस कोर्स को ले लीजिएगा और कोड लगाइएगा AN20, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर ऑफर रखा गया है, तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको कोई भी डेटा साइंस, AWS, पाइथन, जावा, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कुछ नहीं सिखा पाएगा। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा अगर आप अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा बहुत भी सीरियस है। और बाकी नेपाल के बारे में आप जो भी सोचते हैं, कमेंट सेक्शन आप ही की भड़ास के लिए खुला है, जरूर से लिख के जाइएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।